हेलो, नमस्ते। आप लोगों का हिंदी की इस क्लास में स्वागत है। बीए फाइनल के फर्स्ट पेपर पे हम लोग अज्ञेय की लंबी कविता असाध्य वीणा पढ़ रहे हैं। इस कविता में हमने देखा कि राजा के दरबार में वीणा है, वो असाध्य वीणा के नाम से विख्यात हो गई, क्योंकि आज तक आए हुए सिद्ध साधक कलावंत कोई भी उसको साधने में सफल नहीं हुआ और वीणा ख्यात हो गई असाध्य वीणा के नाम से। प्रियंवद आया है, आसन लगाया है, शीश नवाया है, वीणा को गोद में रखकर वीणा के माध्यम से वृक्ष को, किरीटी तरु को नमन कर रहा है, उस जंगल को नमन कर रहा है, उस पूरे वातावरण को नमन कर रहा है। पेज नंबर 59। और वो अभ्यर्थना कर रहा है, निवेदन कर रहा है, तू गा तुझे गा। हाँ मुझे स्मरण है, उसको क्या क्या याद आ रहा है देखिए। हाँ मुझे स्मरण है, बदली गोंद पत्तियों पर बरसा बूंदों की पटपट, घनी रात में महुए का चुपचाप टपकना, चौके खग सावक की चिहुक, शिलाओं को दुलराते वन झरनों के द्रुत लहरीले जल का कल निनाद, कुहरे में छनकर आती पर्वती गांव के उत्सव ढोलक की थाप, गरड़िए की अनमनी बांसुरी, कट फोड़े का ठेका, फुल सुमनी की आतुर फुरकन, ओस बूंद की ढरकन इतनी कोमल तरल कि झरते झरते मानो हर सिंगार का फूल बन गई। उस वृक्ष के माध्यम से, किरीटी तरु की प्रार्थना के माध्यम से प्रियंवद इतनी खूबसूरती से प्रकृति के अलग अलग रूपों को याद कर रहा है कि मन प्रसन्न हो जाता है। वस्तुतः तो अज्ञेय ने चित्रण किया है। अज्ञेय की ये लंबी कविता अपने भाव सौंदर्य के लिए, प्राकृतिक सौंदर्य के लिए स्मरणीय है। प्रियंवद कहता है वीणा को सामने रख नतमस्तक होकर कि हाँ याद है, बदली गोंद पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पटपट। अचानक से जब बारिश आती है, बादल छा जाते हैं और मोटी मोटी बूंदें जब टपकती है तो उनकी पूरी साफ साफ आवाज सुनी जा सकती है, पट 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 पट। घनी रात में महुए का चुपचाप टपकना। महुआ ताड़ के पेड़ से जो टपकता है नशीला पदार्थ, वो घनी रात में चुपचाप टपकता है, शोर करके नहीं टपकता। चौके खग शावक के चिहुक, पक्षी रात को सो रहे होते, कोई खटका होने से, कोई बात होने से अचानक वो चुकाओ करके जिस तरह वो चिहुक जाते हैं। शिलाओं को दुलराते वन झरनों के द्रुत लहरीले जल का कन लेना। स्पर्श बिंब है यहाँ पर और स्रोत बिंब भी है। हमें कोई छू कर दुलराता है, स्पर्श करता है। वैसे ही जब पहाड़ी झरने चट्टानों के पास से गुजरते हैं तो चट्टानों को स्पर्श करते हुए गुजरते हैं ना, तो यही यहाँ पर कहा गया है कि शिलाओं को दुलराते, चट्टानों को दुलार करते हुए से मानो वो वन के झरने बहते हैं, द्रुत लहरीले, बहुत तेजी से वो झरने बहते हैं। उनका कल निनाद, बड़ी खूबसूरत आवाज, कर्णप्रिय ध्वनि, कुहरे में छन कर आती, बहुत कुहासे में, ठंड की रात में हम कमरे में सोए हो, कहीं दूर रत जगह चल रहा हो या डांस प्रोग्राम हो तो हमें रजाई में भी सुनाई दे रहा होता है। पूरी एग्जैक्ट गाने के बोल तो समझ नहीं आते, लेकिन हल्का हल्का पता चल रहा होता है कहीं कुछ बज रहा है दूर। तो हवा भी एक वाहक है, कैरियर है, वो हवा अपने साथ उस स्वर लहरी को हम तक ले आती है। तो कुहरे में छन कर आती, यानी हल्की हल्की आवाज आ रही है, पूरे कुहासे के को पार करके धीरे धीरे पास के पर्वती गांव, पहाड़ी गांव से उत्सव के ढोलक की थाप। वहाँ पर कोई संभवतः उत्सव मन रहा होगा और वहाँ ढोलक बज रही है, उसके साथ नृत्य संगीत चल रहा है, उसकी आवाज़ यहाँ आती है। गरड़िए की अनमनी बांसुरी, पीठ टेक करके गरड़िया जिस तरह बैठा हो और एक धुन, एक स्वर लहरी छोड़ दी हो, आसपास के वातावरण से निर्लिप्त हो, ऐसा साफ साफ यहाँ नजर आ रहा है। अनमनी बांसुरी कहने का मतलब एकदम जागृत होकर के एक एक चीज को सोच के गाना और एक खो जाना कुछ किसी धुन में और चल रहा है, आसपास के वातावरण का पता नहीं। तो गरड़िया की जब भेड़ चरने चली जाती है तो वो पेड़ की से पीठ टिकाए बजा रहा है।
कटफोड़े का ठेका, कटफोड़वा जो अपनी चोंच से लकड़ी को छेद करके अपनी जगह बनाता है। ठेका यानी संगीत की एक ताल। इतनी अच्छी लगती है कटफोड़े की आवाज कि उसको संगीत का ताल बोला गया है। फूल सूंघने की आतुर फुरकन, एक चिड़िया जो बस फूल सूंघनी, फूल को सूंघती है, आतुर फुरकन बस आई और गई। ओस बूंद की ढलकन इतनी कोमल तरल कि झरते झरते मानो हर श्रृंगार का फूल बन गई। ओस की बूंद पत्तों पे जब गिरती है तो फिसल करके इतनी चुपचाप इतनी खामोशी से नीचे गिरती है। और फूलों का खिलना देखा होगा, धूप आने के पहले यूं बंद और जूं जूं धूप आती है खुलते जाते हैं। तो ओस कब खत्म होती है? जब धूप खिल जाती है। धूप के आने के पहले ओस पत्तियों में मौजूद रहती है। तो इधर ओस की बूंद ढलकी मिटी, उधर फूल खिला। ऐसा लगता है कि ओस की बूंद ने काया का रूपांतरण फूल में कर लिया हो अपना। भरे शरद के ताल लहरियों की सरसर ध्वनि, शरद ऋतु में और पोखर तालाब भरे हैं उस वन प्रांत में और उनमें लहरें चल रही है, उनकी सरसर ध्वनि मस्त लग रही है। कुंजों का क्रयंकार, वहाँ पर जो पहाड़ी झरनों के किनारे, तालाब के किनारे रहने वाले जो जल पक्षी हैं उनकी तीखी ध्वनि। तांद लंबी टिटिब की, टिटिब पक्षी बहुत लंबी आवाज, बहुत चीख निकालते हैं। पंख युक्त सायक सी हंस बला का, हंस बला का, हंसों की जो पूरी लाइन होती है, पंख युक्त सायक सी, पंख लगाए हुए बाण हो जैसे, तिरछे बाण हवा में, हंस इस तरह धनुषाकार बन जाते हैं कि जैसे धनुष में ही पंख लगे हो, ये हंस नहीं हो। चीड़ वनों में गंध अंध उन्मत्त पतंग की जहां तहां टकराट, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। चीड़ वनों में गंध अंध उन्मत्त पतंग की जहां तहां टकराट, चीड़ के वन की खुशबू बहुत तीखी होती है। अब उन जैसे कोई पियक्कड़ ताड़ी के नशे से या शराब के नशे से झूमता रहे, उसको अपनी ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान नहीं हो, वैसे ढेर सारे जो पतंगे हैं, रोशनी वाले कीड़े हैं, वो आपस में टकरा रहे क्योंकि वो चीड़ की खुशबू का पान कर चुके हैं। अब चेतना शून्य है, संज्ञा शून्य है, तो आपस में टकराए जा रहे हैं। वहाँ जल प्रपात का पुलुत एक स्वर, और पहाड़ से गिरने वाले जो पानी की धारा है उसको जल प्रपात कहते हैं, ऊंचाई से गिरने वाला जल, और उसका प्लुत एक स्वर, लंबा एक तान स्वर उसमें से निकलता रहता है। झिल्ली दादुर कोकिल चातक की झंकार पुकारों की यति में संस्कृति की साए साए। झिल्ली दादुर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, मेंढक, कोयल, चातक, इनकी झंकार में, इनकी पुकार में, इनकी आवाज की ठहराव में, और संस्कृति की, सृष्टि की साए साए सब याद है, सब सुनाई देती है। हाँ मुझे स्मरण है, दूर पहाड़ों से काले मेघों की बाढ़, हाथियों का मानो चिंगाड़ रहा हो यूथ, घर घराहट चढ़ती बहिया की, रेतीले कगार पर गिरना छप छड़ा, झंझा की फुफकार तप्त पेड़ों का अरड़ा कर टूट टूट कर गिरना। कभी कहते हैं सब याद है। प्रकृति के कोमल रूप, वृक्ष, दोनों रूपों का चित्रण इसमें हुआ है कि ऐसे ओस ढलक रही है और ऐसे जोर जोर से आंधी चल रही है, पेड़ गिर रहे हैं सब, कि दूर पहाड़ों से काले मेघों की बाढ़, काले मेघ की बाढ़ रूपक अलंकार, एक चीज को दूसरी चीज में बदल दिया गया है। चारों तरफ ऐसे काले बादल उमड़ रहे हैं जैसे बाढ़ आ गई हो मेघों की, बादलों की, और हाथियों का मानो चिंगाड़ रहा हो यूथ। मानो यानी उत्प्रेक्षा अलंकार, संभावना व्यक्त की जा रही है। इतनी तेज तेज गड़गड़ाहट है बादलों में जैसे हाथियों का झुंड चिंगाड़ रहा हो। गड़गड़ाहट चढ़ती बैया की, सामने से नदी अपनी पूरी कगारों को तोड़ती हुई बह रही हो जैसे, और रेतीले कगार का पर गिरना छड़ा। रेत के जो टीले रोकने के लिए पानी को बने हुए, वो एक एक करके छड़ गिरते जाते हैं। झंझा की फुफकार, तूफान की फुफकार जैसे
सांप फुफकारते उस तरह तूफान की भी सांस है कि ध्वनि बहुत तीव्र होती है। हम टीवी में, समाचारों में और निजी जिंदगी में फेस टू फेस में देखा होगा कि तूफान की कितनी तेज गति है, क्या क्या उससे टूट गया, कितनी आवाज़ आती है। कमरे में सो रहे और हवा चलती है तो हमें तेज हवा चलते ही मालूम चलने लगता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी ध्वनि संकेत मिलती है चीज़ों से, वस्तुओं से। फुफकार, तप्त, बिल्कुल गर्मी, पेड़ों का अड़ड़ा कर टूट टूट कर गिरना, इतनी तेज आंधियां कि पेड़ अड़ड़ा कर टूट टूट के गिर रहे हैं, तने समेत पेड़ गिर रहे हैं, जड़ जमीन में रहेगी, पूरा जड़ के तुरंत ऊपर का हिस्सा गिर पड़ा। ओले की कर्री चपत, ओले जब पड़ते हैं तो उनकी कर्री चपत, उनकी तेज चोट, अगर हमारे माथे पर डायरेक्ट ओला पड़े तो वो चोट लगती है। इतने बड़े बड़े वहाँ से गिरते हैं, वो तो धरती पे आके पिघल जाते, छोटे हो जाते हैं। जमे पाले से तनी कटारी सी सूखी घासों की टूटन, बहुत ठंड पड़ती है तो घास जो कि नरम और कोमल होती है वो तिनके में बदल जाती है, सूखी हो जाती है, नोकीली बन जाती है, सूखी घास टूटती है। फिर ऐठी मिट्टी का स्निग्ध घाम में धीरे धीरे रिसना, जो मिट्टी इतनी पानी के बाद, धूप के बाद ऐठ गई हो, सूख गई हो, वो फिर धीरे स्निग्ध घाम, कोमल धूप के आवरण से धीरे धीरे रिस रिस के, आप देखिए रेत का लड्डू बना के छोड़ दीजिए, लेकिन आप हाथ में लेंगे तो फिर धीरे 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 सारा तोड़ के आप रेत बना सकते हैं। तो ऐठी मिट्टी, पानी लगने से जो मिट्टी ऐठ गई हो, वो बारिश, वो धूप में स्निग्ध घाम, सर्दी में हमें धूप बहुत प्यारी लगेगी, कोमल लगेगी, गर्मी में हमें दुश्मन लगती है। तो यहाँ पर स्निग्ध घाम है, धूप का कोमल रूप है, और धीरे धीरे रिस रिस कर वो मिट्टी ऐठ खत्म कर देती है, रेत में बदल जाती है। हिम्मत तुषार के फाहे धरती के घावों को चलाते चुपचाप। बहुत बंजर जब जमीन हो, बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई हो, तो धरती में फांके पड़ जाती है, कठोर हो जाती है। और हिम तुषार बारी, जो बर्फबारी होती है, बर्फ सफ़ेद होती है, तो यूँ लगता है जैसे धरती के ऊपर ये जख्म है, जो दरारें चल गई हैं, और ये बर्फ जो है वो रुई के फोहे हैं, उसको ढक रहे हैं, उसके जख्मों को मरहम पट्टी कर रहे हैं, और चुपचाप बिना चिल्लाए, बिना कुछ कहे। घाटियों में बढ़ती गिरती चट्टानों की गूंज, और घाटियों में पहाड़ से चट्टान के टुकड़े गिरते रहते हैं और आवाज गूंजती रहती है। कांपती मंद्र गूंज अनुगूंज सांस कोई सी धीरे धीरे ली लो, धीरे धीरे कांपती रहती है मंद्र गूंज और अनुगूंज, और कोई सी चलता रहता है। आवाज, एक आवाज उस पर दूसरी आवाज, पहाड़ों के बीच में अनगिनत आवाजों में गूंज और अनुगूंज की प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है। मुझे स्मरण है हरी तलहटी में छोटे पेड़ों की ओट, ताल पर बंधे समय वन पशुओं की नानाविध आतुर तृप्त पुकारे। हाँ, मुझे पता है ये जो जंगल का हरा इलाका है, उस हरी तलहटी में, पहाड़ के नीचे का हिस्सा जहाँ पर बसावट होती है, जनजीवन विकसित होता है, उसकी बात हो रही। हरी तलहटी में छोटे छोटे वहाँ पर पेड़ हैं, उनकी ओट में पास में ताल भी है, और वहाँ पर पशु बांध रखे लोगों ने अपने, और वन पशुओं की नानाविध आतुर तृप्त पुकारे। नानाविध में अलग अलग प्रकार की आवाजें, हर पशु की आवाज विभिन्न होती है, और आतुर और तृप्त, कुछ तो खाने के बाद, पेट भरने के बाद आवाज लगाते हैं, और कुछ भूखे हैं इसलिए आवाज लगाते हैं चारा दे देने के लिए। सब आवाजें अलग अलग होती हैं, और जो पशुपालन करते हैं वो सब आवाजों में भेद कर सकते हैं। गर्जन, घुरघुर, चीख, भूख, हुक्का, चिचिहाट, ये सब पशुओं की अलग अलग आवाजें कवि ने बताई है। गर्जन, घुरघुर, चीख, भूख, हुक्का, चिचिहाट, कमल कुमुद पत्रों पर चोर पैर द्रुत धावित, जल पंछी की छाप। जल पंछी, पानी का पंछी, वो इतनी धीरे से द्रुत धावित, चलता तो बड़ी तेजी से है लेकिन चुपके से, आवाज किए बिना। चोर पैर, चोर पैर का मतलब बिना फुटप्रिंट छोड़े, बिना आवाज करे। और जल पंछी की छाप कमल कुमुद पत्रों पर। कमल के पत्ते बड़े बड़े होते हैं, भारी होते हैं, और बड़ा पतला सा हल्का सा पक्षी उसके ऊपर से धीरे धीरे पैर रखते हुए और
छलांग तेजी से लगाएगा, आवाज नहीं करेगा। थाप दादुर की चकित छलांगों की, चकित छलांग, एक एक शब्द का सौंदर्य आप देखिए कि मेढक है छपाक से छलांग लगाता है, लेकिन उसके पहले एकदम से देख लेता है कि किधर लगाना है। गिलहरी की चाल बड़ी तेज होती है, बड़ी फुर्ती होती है। उसी तरह मेढक भी चौंक कर जैसे फटाफट कहीं का कहीं पहुंच जाता है। पंथी के घोड़े की थाप अधीर, बहुत लंबी यात्रा में जो व्यक्ति चला जा रहा हो, उसका घोड़ा थक गया हो, उसके घोड़े की टाप 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 अलग ही थाप होती है। अधीर, उसमें धीरज नहीं होता, थकी हुई आवाज। अचंचल धीर था भैंसों के भारी खुर की, दूसरी तरफ भैंस एकदम अपनी गति से धीरे धीरे चली जा रही हो, चंचल, एक पैर इधर एक इधर, ढप 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 ढप, धीरे धीरे जाके खूंटे की तरफ पहुंचती है। उसको कोई जल्दी नहीं है, बड़े आराम से इत्मीनान से चल रही है। भैंस के भारी खुर की आवाज भी कवि ने बता दी। मुझे स्मरण है उजक क्षितिज से किरण भोर की पहली, जब तकती है ओस बूंद को, उस क्षण की सहसा चौंकी सी सिहरन। सौंदर्य देखिए कविता में कि मुझे स्मरण है उजक क्षितिज से, उजक यानी झांक करके, सूरज को अगर उगने के पहले, सूरज के उगने के पहले छत पर अगर आप चले गए हो तो क्षितिज में आप एक 15 मिनट के अंदर जाने कितने सारे रंग देखेंगे। और शुरुआत में यूँ लगेगा जैसे सूरज मुंडेर के ऊपर से, क्षितिज की मुंडेर से झांक के आपको त्याग कर रहा हो, हल्का सा दिखेगा, एकदम लालिमा युक्त क्रिम्सन रेड, और उसके बाद सिंदूरी, सतरंगी, संतरी, पता नहीं कितने रंग। आप जब पूरा वाइट देखते हैं रजत रश्मि जैसा, वो बहुत लेट होता है। तो उजक क्षितिज से झांक करके किरण भोर की पहली, जब तकती है ओस बूंद को, भोर की पहली किरण यानी धूप की किरण ओस को जब तकती है, क्या होता है, ओस गायब हो जाती है, फूल खिल जाते हैं। उस क्षण की सहसा चौंकी सी सिहरन, उस एक पल की, निमिष भर के लिए, उस समय की बात याद कीजिए आप कि हल्की सी सिहरन, फूल खिलने के पहले और खिलने के बाद, आप नोटिस नहीं करेंगे उतनी देर में तो फूल खिल जाता है, ओस चली जाती है, धूप की किरण आ जाती है। उस चौंकी सी सिहरन को कवि कहते हैं कि हाँ मुझे याद है, प्रियंवद के माध्यम से कवि कह रहे हैं। और दोपहरी में जब घास फूस अनदेखे खिल जाते हैं, दोपहरी में घास फूस खिल जाते हैं अनदेखे, आप नोटिस कीजिए मत कीजिए, रोज फूल खिलते हैं, रोज कलियां प्रस्फुटित होती है हमारे सामने, रोज घास दूरबादल मौजूद रहते हैं, हमारे देखे बिना सृष्टि का क्रम चालू है। मौमाखियां असंख्य करती है, झूमती करती है गुंजार, पानी की टंकी के पास तो हमने भी मधुमक्खियां देखी होंगी, जंगल में जंगली मधुमक्खियां हजारों की संख्या में वो गुंजार करती रखी है। उस लंबे बिल में क्षण का तंद्रिल ठहराव, उस लंबे टाइम में, दोपहर का समय बोझिल, उबाऊ और लंबा होता है। सुबह से दोपहर काम करते करते कब हो जाती है पता नहीं चलता। ये दिन का ही हिस्सा होता है, बड़ा सुकून भरा भी होता है उन लोगों के लिए जो थक करके थोड़ी देर कमर सीधी कर ले तो शाम के काम के लिए फिर से लग पड़ते हैं। तो ये ठंडा बोझिल उलझाव ठहराव ऑफिस में ऐसा होता है कि अब किसी तरह शाम हो जाए तो घर को जाए। वो तंद्रा लश ठहराव, एक ऐसा ठहराव आता है जब थोड़ा सा मुँह ऊँगने लगते हैं, लंच आवर के बाद का समय, उसको कभी कह रहे याद है। और सांझ को जब तारों की तरल कंपकपी स्पर्शहीन झड़ती है, शाम को अचानक जैसे हमारे रोए रोए खड़े होने लगते हैं, ठंडी लगने लगे, वैसे एक तारा, दो तारा, तीन तारे, चार तारे, पांच तारे, का एक पूरा आसमान तारों से भर जाए तो जैसे लगता है तारों की तरल कंपकपी हो रही है। और अब तो इन दिनों में आप छत पे घूमिए तो आपको यूँ लगेगा कि तारे ठंड बरसा रहे हैं, थोड़ी ठंड लगने लगी है। तो स्पर्शहीन झड़ती है, बिना छुए आपको एक कंपन छूता है। तारों का खिल जाना कवि ने एक अलग उपमान के साथ जाहिर किया, एक अलग तरीके से आप तक पहुंचाया है। मानो नभ में तरल नयन ठिठकी नी संख्या सवत्सा युवती माताओं के आशीर्वाद, उस संधि निमिष की पुलकन लिया मान। संधि निमिष, रात आई नहीं है, दिन गया नहीं है, गोधुली बेला, शाम के समय तारों का
इस तरह लगातार टिमटिमाना शुरू करना, लगता है माँ वाली युवतियों ने आशीर्वाद देना शुरू किया है। इसको यहीं से अगले वीडियो में फिर देखेंगे। आज इतना ही, तब तक आप इस वीडियो को देखिए, इसके अर्थ को हृदयंगम कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।